नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल हम लोगों ने देखा था पुष्पदंत को। आज हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं धनपाल जी। धनपाल के बारे में देखते हैं क्या है। धनपाल का समय क्या है? 10वीं शती। ग्रंथ का नाम क्या है इनके? भविष्यत कहा। ठीक। भविष्यत कहा के बारे में देख लेते हैं। भविष्यत कहा के संपादक कौन है? जिसके संपादक हैं डॉक्टर याकोबी। भविष्य दत्त के बारे में क्या है कि इसमें भविष्य दत्त की लोक कथा का वर्णन है। क्या है इसमें? भविष्य दत्त की लोक कथा का वर्णन है। और क्या है? तो और इसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम को दिखाया गया है तथा साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर भी दर्शाया गया है। तो यह था भविष्य का। अच्छा, धनपाल के बारे में देख लेते हैं। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इन्हें सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? राजा मुंज ने दी थी। और ये राजा मुंज के कवि सभा रत्न थे। राजा मुंज के ही कवि सभाओं में ये रहा करते थे और राजा मुंज ने इनको सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। तो हमारे अगले जो रचनाकार है वो है चतुर्मुख, नंबर 5। ये हैं हमारे चतुर्मुख। ठीक। चतुर्मुख। चतुर्मुख के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो पहला जो इनके बारे में कथन है वो ये है कि इन्हें पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक माना जाता है। और इन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि किसने कहा? तो स्वयंभू ने कहा। इन्हें पद्धड़िया पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक माना। इन्हें पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक माना तथा सर्वश्रेष्ठ कवि का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। ठीक। इन्हें पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ किसने कहा? स्वयंभू ने कहा। स्वयंभू। ठीक। स्वयंभू ने इन्हें पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक माना तथा इनको सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। अच्छा, और क्या है कि इनको आचार्य हरिशेन ने अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। एक थे आचार्य हरिशेन, जिन्होंने, उनके ग्रंथ का नाम है धम्म परीक्षा। तो धम्म परीक्षा में उन्हें 3 कवियों का उन्होंने उल्लेख किया। 3 कवियों में एक कवि ये भी थे, चतुर्मुख। ठीक। बाकी 2 थे स्वयंभू और पुष्पदंत। तो नोट कर लेते हैं। आचार्य हरिशेन। आचार्य हरिशेन। आचार्य हरिशेन, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? धम्म परीक्षा। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है धम्म परीक्षा। ठीक। धम्म परीक्षा। ठीक। आचार्य हरिशेन ने अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया। अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया। अब वो 3 कवि कौन थे? ठीक। 3 कवियों में नंबर 1 में हम इन्हीं को ले लेते हैं, चतुर्मुख। नंबर 2 पे आते हैं हमारे स्वयंभू और नंबर 3 पे पुष्पदंत।
स्वयं भू। नंबर 3 पे कौन आता है? पुष्यधन। ठीक। तो आचार्य हरिशरण ने अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। 3 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें से चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यधन है। ठीक, इन 3 कवियों में इन्होंने चतुर्मुख को भी रखा है। अभी इनके बारे में बस इतना ही जानना था हमें। बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की ओर। हमारे अगले रचनाकार जो हैं वो हैं नंबर 6। नंबर 6 पे आएंगे हमारे जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि। ठीक, जिनदत्त सूरि, देख लेते हैं इनके बारे में। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? इनका जो ग्रंथ, जिनदत्त सूरि का ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है उपदेश रसायन रास, और यह आया था 1114 ईस्वी या 12वीं शती में। तो नोट कर लेते हैं। उपदेश रसायन रास। समय सीमा क्या है इसकी? ये आया था 1114 ईस्वी में। ठीक, या इसी को हम कहेंगे क्या? 12वीं शती। ठीक, तो जिनदत्त सूरि के ग्रंथ का नाम है। अच्छा, इस ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ यही है, यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ये जो उपदेश रसायन रास है, इसके बारे में जो हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि यह कितने, टोटल 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला, नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अगला क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, ये रास काव्य जो परंपरा थी उसका यहाँ से प्रवर्तन होता है। रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन हुआ। किससे? उपदेश रसायन रास से। उपदेश रसायन रास से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन माना जाता है। और यह जो उपदेश रसायन रास है, इसे जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। तो नोट कर लेते हैं इसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक, माना जाता है। ठीक, तो इसे जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। साथ ही साथ इसे अपभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य भी माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का, से अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य, प्रथम रास काव्य है। ठीक, तो ये था उपदेश रसायन रास। ये 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन इसी ग्रंथ से होता है, और इसे जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। साथ ही साथ अपभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य क्या है? तो उपदेश रसायन रास है। ठीक, अच्छा, यही एक नोट देख लेते हैं हम। अपभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य तो उपदेश रसायन रास हो गया। नोट, हिंदी में रास काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? जैन रास काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय या पहला ग्रंथ तो ये है, रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन भी यहीं से होता है। तो हिंदी में रास काव्य परंपरा का जो प्रवर्तन होता है वो होता है शालिभद्र सूरि जी का एक ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली दास, जिससे माना जाता है। तो नोट कर लेते हैं इसे भी यहीं पे।
हिंदी में रास काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय। हिंदी में रास काव्य परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय, ठीक, किसे है? तो जो हिंदी में रास काव्य परंपरा है उसके जो प्रवर्तन का श्रेय है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास को। भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक, भरतेश्वर बाहुबली रास। इनके एक रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, ठीक। तो हिंदी में रास काव्य परंपरा के प्रवर्तन का जो श्रेय जाता है वो हमारे जाता है शालिभद्र सूरी जी को। शालिभद्र सूरी जी को जाता हूँ, ठीक। इनके ग्रंथ का नाम है, क्या है इनके ग्रंथ का नाम? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी समय सीमा क्या है? इसकी जो समय सीमा है वो है 1184 ईस्वी, ठीक। तो ये था जिनदत्त सूरी के बारे में। ग्रंथ का नाम उपदेश रसायन रास। समय सीमा 1114 से 12वीं शताब्दी। बाकी ये जो है रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन यहीं से होता ही है, उपदेश रसायन रास से। अगर पूछ ले हिंदी में रास काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है, तो शालिभद्र सूरी जी हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास और समय सीमा है 1184 ईस्वी। तो बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की तरफ। तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं अब्दुल रहमान, या इनको अब्द हमाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगले रचनाकार हमारे जो है वो हैं अब्दुल रहमान या अब्द हमाल। नंबर 7 क्या है? अब्दुल रहमान, या इन्हीं को हम लोग अब्द हमाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब्दुल रहमान या अब्द हमाल। तो देखते हैं इनके बारे में। तो इनके ग्रंथ का क्या नाम है देख लेते हैं। इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है संदेश रासक, जिसे पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ भी माना जाता है। संदेश रासक, ठीक। ये अब्दुल रहमान या अब्द हमाल महोदय का है, ठीक। इसकी समय सीमा क्या है? ये 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का पूर्वार्ध। समय सीमा जो इसकी निर्धारित की गई है वो है 12वीं शती का उत्तरार्ध, 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का पूर्वार्ध, 13वीं शती का पूर्वार्ध, ठीक। तो ये है समय सीमा। अच्छा, संदेश रासक, अब देख लेते हैं संदेश रासक के बारे में। इसके बारे में देखेंगे हम संदेश रासक। तो ये जो संदेश रासक है ये क्या है? ये एक खंड काव्य है। पहला तो यह कि ये क्या है? खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिन की व्यथा का वर्णन है। नोट कर लेते हैं कहाँ की? विक्रम, विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा का वर्णन, उनकी व्यथा का वर्णन। अब क्वेश्चन आया था कि विक्रमपुर की वियोगिनी की व्यथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो किसमें है? संदेश रासक में है। अभी अभी हमने पहले बोला भी था तो उसे भी नोट कर लेते हैं। इसे प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ भी माना जाता है। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है, माना जाता
है। ठीक, तो प्रथम धर्मेंद्र राजग्रंथ किसे माना जाता है? संदेश रासक को माना जाता है। अच्छा, देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित यह पहला ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। ठीक, देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा रचित यह पहला ग्रंथ है। अगला क्या है? इसकी भाषा को क्या कहा गया? संक्रांत कालीन भाषा। क्या कहा गया? संक्रांतिकालीन भाषा। किसने कहा है? तो संक्रांतिकालीन भाषा जो कहते हैं वो कहते हैं हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी महोदय। नोट कर लेते हैं। इसकी भाषा को क्या कहा है? संक्रांतिकालीन भाषा। संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। तो किसने कहा है? इसे हमें कहते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। इसे कहा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि संदेश रासक ग्रंथ की भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा किसने कहा, तो हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसे संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। ठीक, तो अब्दुल रहमान या अब्दुल के बारे में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। तो हमारे जो अपभ्रंश के अगले रचनाकार हैं वो हैं मुनि राम सिंह जी। कौन है? मुनि राम सिंह जी। हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो है नंबर 8। क्या है? मुनि राम सिंह। ठीक, मुनि राम सिंह। इनके आविर्भाव का समय क्या है? 1000 ईस्वी। आविर्भाव का समय, आविर्भाव का समय क्या है? 1000 ईस्वी। ठीक, किसने माना है? तो डॉक्टर हीरालाल माना। डॉक्टर हीरालाल, हीरालाल के अनुसार। ठीक, डॉक्टर हीरालाल के अनुसार मुनि राम सिंह के आविर्भाव का जो समय है वो कितना? 1000 ईस्वी। अच्छा, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है पाहुण दोहा। क्या है? पाहुण दोहा। पाहुण दोहा के रचनाकार कौन है? मुनि राम सिंह जी हैं। अच्छा, जैन साहित्य तथा अपभ्रंश दोनों का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि भी इन्हें ही माना जाता है। नोट कर लेते हैं। तो जैन साहित्य तथा अपभ्रंश, जैन साहित्य तथा अपभ्रंश दोनों का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि, दोनों का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि, रहस्यवादी कवि। ठीक, किसे माना जाता है? मुनि राम सिंह को माना जाता है। माना जाता है। ठीक, तो जैन साहित्य तथा अपभ्रंश दोनों का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है किसे? मुनि राम सिंह को। तो मुनि राम सिंह जी के बारे में बस इतना ही। बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की ओर।
इनके जन्म का। तो हमारे अगले रचनाकार हैं, तो हमारे अगले रचनाकार कौन है? हेमचंद। हमारे अगले रचनाकार कौन है? हेमचंद। हेमचंद का जन्म कब होता है? 1088 ईस्वी में होता है। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इनके बारे में दिए गए हैं, तो देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे कौन कौन से हैं। पहला ये कि ये राजा जयसिंह व कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? राजा जयसिंह व कुमारपाल के दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद। अच्छा, राजा जयसिंह व कुमारपाल, यही देखिए, ये जो जयसिंह है, राजा जयसिंह और कुमारपाल, ठीक, इन दोनों में चाचा भतीजा का संबंध है। चाचा भतीजा का संबंध है। ठीक, ये जयसिंह जो है कुमारपाल के चाचा हैं, ये चाचा हैं या ये चाचा जी के भतीजा महोदय। ठीक, तो ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अच्छा, हेमचंद ने जो है अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। ठीक, अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए इन्होंने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की। ठीक, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे देख लेते हैं हम इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। इनके ग्रंथों में जो सबसे पहला है वो है इनका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसे प्राकृत व्याकरण से जाना जाता है। ठीक, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण भी है। ठीक, इसमें 3 भाषाओं का समन्वय किया गया है। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 प्राकृत और नंबर 3 अपभ्रंश। तो इन 3 भाषाओं का समन्वय सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में किया गया है। नंबर 2 इनका ग्रंथ है कुमारपाल चरित। क्या है? कुमारपाल चरित। नंबर 3 है इनका योग शास्त्र। अगला है छंदोनुशासन और अगला है देसी नाममाला कोश। ठीक, इन सब के रचनाकार कौन है? हमारे हेमचंद्र। तो हमारे अगले रचनाकार 10वें नंबर पे आते हैं सोमप्रभ सूरी जी। इनका समय क्या है? इनका जो समय है वो है 1252 विक्रम संवत या 1195 ईस्वी। अब विक्रम संवत को अगर ईस्वी में चेंज करना है तो विक्रम संवत से 57 हम घटा देते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं 1252 विक्रम संवत, 1252 विक्रम संवत है, ये दिया गया है। इसमें से अगर हम -57 कर देंगे, 12 में 7 गया 5, ठीक, 14 में से 5 गया 9, यहाँ भी 1, 1195 ईस्वी। ठीक, तो ये सोमप्रभ सूरी जी का समय है। तो सोमप्रभ सूरी की समय क्या है इनका? 1252 विक्रम संवत या 1195 ईस्वी। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? कुमारपाल प्रतिबोध। क्या है इनके ग्रंथ का नाम? इनके ग्रंथ का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध और इसकी समय सीमा है 1241 विक्रम संवत या 1184 ईस्वी। और यह जो ग्रंथ है यह संस्कृत प्राकृत का काव्य है। ये जो कुमारपाल प्रतिबोध है किस भाषा का है? तो ये संस्कृत प्राकृत काव्य है। ठीक, अच्छा, हाँ, सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु है। एक है कुमारपाल चरित। क्या है? ये कहाँ देखेंगे? यहीं देख लेते हैं। एक है ये कुमारपाल चरित, इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। और एक दूसरा है ग्रंथ सेम इसी पे आधारित है, इसे मिलता जुलता है, कुमारपाल प्रतिबोध। मिलती जुलती रचना वो क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध। इसके रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी। इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है जब भी ये पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर उम्मीद है कि ऑप्शन में ये आपको दोनों लोग देखने को मिलेंगे, सोमप्रभ सूरी भी और हेमचंद्र जी। क्वेश्चन चाहे इससे बने चाहे इससे बने। इसमें एक तरीका है याद करने का, प्रभु का प्रतिबोध। प्रभु का क्या है? प्रतिबोध। अगर हम ये याद रख लेते हैं कि प्रभु का प्रतिबोध, तो कुमारपाल चरित हेमचंद्र का हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको क्लासेज अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। बाकी आगे की जो क्लासेज हैं हम अब कल मिलते हैं उसके साथ। अगले हमारे 2 से 3 रचनाकार और बचे हुए हैं अभ्यास साहित्य के रचनाकारों को हम कल की क्लास में करते हैं खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप धन्यवाद।